आज सबसे बड़ी बैंक डकैती में ऑपरेशन पीछा करो पार्ट 2 आपको हम दिखाएंगे। जब पुलिस वालों ने बदमाश को पकड़ने के लिए गेटअप बदला। 12 साल की लड़की की कहां बेरहमी से हत्या हुई और क्यों, यह खुलासा भी होगा आज। यारी उधारी और मर्डर की वारदात भी होगी। इमोशनल अत्याचार करने वाली गैंग का अगला कॉल कहीं आपके पास ना आ जाए। ठगी की इस वारदात की इनसाइड स्टोरी बस थोड़ी देर में। $5 करोड़ 62 लाख की बैंक डकैती डालने वाली बिहार की शेरघाटी गैंग के 2 बदमाशों को पकड़ने के लिए कैसे पुलिस ने ऑपरेशन चलाया। वो शातिर गिरोह जो डकैती करने में माहिर है, ये गिरोह मोबाइल अपने साथ नहीं रखता। जिस गिरोह के बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस वालों ने अपना गेटअप बदला, आप भी देखिए। रील नहीं, रियल लाइफ में पुलिस का एक्शन। ऑपरेशन पीछा करो पार्ट 2। जो एक्सिस बैंक के मैनेजर को जो आज चाकू से हमला किया गया था, वो हमलावर जो था वो नीलेश था, उसको गिरफ्तार किया गया है। नीलेश उर्फ नीतीश जाधव। $5 करोड़ 62 लाख की डकैती। बिहार की शेरघाटी गैंग और कितने राज। बैंक डकैती में माहिर मास्टरमाइंड। ऐसे खुला बदमाशों का राज। जब पुलिस वालों ने बदला गेटअप। ऑपरेशन पीछा करो पार्ट 2। 19 सितंबर की इस तस्वीर ने रायगढ़ पुलिस की पेशानी पर बल ला दिया था, जब रायगढ़ के ढिमरापुर में हेलमेट पहने, टोपी पहनी ये गैंग रायगढ़ के एक्सिस बैंक में डाका डालती है। बैंक में पिस्टल लिए बदमाश दाखिल हुए थे, चाकू लेकर भी, और बैंक खुलते ही एंट्री की। बैंक मैनेजर पर एक बदमाश ने चाकू से वार किया और 5 करोड़ 62 लाख की डकैती करके फरार हो गए। जिस गिरोह को पकड़ने के लिए 4 राज्यों की पुलिस लगी थी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने चारों तरफ नाकेबंदी की थी और फिर बलरामपुर के रामानुजगंज में कार से बदमाश पकड़े गए। जिस कार के साथ ट्रक भी चल रहा था, जिस ट्रक ने उगले नोटों और जेवर से भरे बैग। यकीनन सबसे बड़ी बैंक डकैती और ऑपरेशन पीछा करो आप भूले नहीं होंगे, जिस डकैती में नाम आया बिहार की शेरघाटी गैंग का। जैसा कि विदित है कि 19 सितंबर को सुबह एक्सिस बैंक ढिमरापुर ब्रांच में जो सशस्त्र डकैतों के द्वारा डकैती डाली गई थी, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी टीम के द्वारा उसे घेराबंदी करते हुए बलरामपुर के रामानुजगंज में 5 आरोपियों को पकड़ा गया था और उसमें 100% माल मशरूके को भी बरामद किया गया था। उसमें हथियार भी जब्त किए गए थे। उसी जो आरोपी पकड़े गए थे, उनसे पूछताछ के दौरान बाकी जो शेष आरोपी 5 फरार हो गए थे, उनके संदर्भ में जानकारी ली गई। पहले 5 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े थे, लेकिन अभी भी ऑपरेशन पीछा करो पार्ट 2 जारी था, क्योंकि बिहार की इस शेरघाटी गैंग के 5 और आरोपियों का पकड़ा जाना बाकी था। ये गैंग इतना शातिर है कि ठिकाना तो बदलता है, लेकिन अपने पास मोबाइल नहीं रखता, जिससे इनकी लोकेशन पुलिस वाले ट्रेस ना कर सके। दूसरी बात, गिरोह का मास्टरमाइंड कई बैंक डकैती में शामिल रहा है। अब आप समझ सकते हैं
इस गैंग के आरोपियों को पकड़ना पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगा। अब बात ऑपरेशन पीछा करो पार्ट 2 की, जिसमें पुलिस ने बनाया प्लान ABC, जिसमें बिहार की शेरघाटी गैंग के आरोपी नीलेश को पकड़ने के लिए पुलिस वालों ने गेटअप बदला। एक पुलिस वाला बस कंडक्टर बना। सबसे पहले जो रुकने का उसका ठिकाना था, ये एक बेल पहाड़ में इन लोगों के कुछ रुकने की थी, वहाँ से कुछ लोकल इनपुट्स मिले। फिर आगे जा कर के जमशेदपुर में कुछ इनपुट्स मिले, वहाँ के आधार पे हम लोग बिहार पहुँचे। ये हमारी टीम बिहार पहुँची। बिहार में बाराचट्टी जो गया डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ जाने के बाद एक आरोपी नीलेश को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया। एक बड़े नाटकीय रूप से उसको भी गिरफ्तार किया गया। नीलेश वही आरोपी है जिसने बैंक डकैती के वक्त बैंक मैनेजर पर चाकू से हमला किया था। नीलेश के बाद आरोपी पवन कैसे पकड़ा गया, सुनिए जरा। के बाद उन्हीं के निशानदेही पे पवन उर्फ पंकज, उसको भी बिहार में ही गिरफ्तार किया गया और बिहार के गया जिले से। आगे इनसे पूछताछ के बाद और जो हमारे अभी भी जो टीम एक वहाँ काम कर रही है और वहाँ के लोकल जो हमारे इनपुट्स हैं, लोकल जो वहाँ के अधिकारियों से मेरा लगातार बातचीत हो रही है, चाहे बिहार के STF हो या गया के SP हो, चतरा के SP हो, उनसे लगातार हम लोग संपर्क में हैं और शीघ्र ही बाकी जो शेष बचे आरोपी हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। बिहार के गया से दोनों आरोपी गिरफ्तार हुए। अभी भी 3 आरोपियों का पकड़ा जाना बाकी है। पुलिस का दावा है कि वो भी जल्द पकड़े जाएंगे। यानी ऑपरेशन पीछा करो पार्ट 3 जल्द ही होगा। रायपुर में युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इस हैवानियत के बारे में जब आप सुनेंगे तो यकीन मानिए आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। 12 साल की लड़की जो अपने घर में सो रही थी, उस पर सोते वक्त ही कुल्हाड़ी से कई वार किए गए। लड़की के कत्ल के बाद आरोपी पुलिस चौकी भी पहुंची, लेकिन वहां वो गुमसुम रही। हत्या करने वाली एक महिला है। आखिर वो कौन है और बच्ची की हत्या क्यों हुई थी, इस रिपोर्ट में देखें आप। बारह साल की बच्ची का मर्डर, कुल्हाड़ी से वहशीपन के कई वार, सोते वक्त हत्यारे ने किया हमला, छोटे भाई की आंखों में कैदनास, कातिल घर में ही है। यहाँ हर कोई स्तब्ध है, सदमे में है। छतरपुर के बड़ा मलहेरा के गुआरा में जो हुआ, यकीन मानिए उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। 12 साल की लड़की का बेरहमी से कत्ल किया गया। 12 साल की पूजा जो सोने गई तो उसके बाद उठी ही नहीं। गहरी नींद में थी पूजा। जिस मासूम बच्ची के गर्दन पर कुल्हाड़ी से 1-2 नहीं बल्कि कई वार किए गए, करीब 6 वार। पूजा के बगल में उसका छोटा भाई भी सो रहा था, जो इस हैवानियत का गवाह भी बना। हत्यारे की दहशत देखकर वो भागा और उसने गांव वालों को आवाज लगाई। पुत्री खेरा गांव में आखिर इस घर में किसने खूनी खेल खेला, खुलासा रोंगटे खड़े कर देगा। इस महिला के बारे में ये बताया जा रहा है कि इसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, इसका इलाज चल रहा था। इसमें थाना भगवा में धारा 302 IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके और जो आरोपिया है उसको हिरासत में ले लिया गया है और जिस कुल्हाड़ी से हत्या की थी वो भी पुलिस के द्वारा जब्त कर ली। अब एक और खुलासा सुनिए। कत्ल के बाद उस हत्यारे ने करीब 1 किलोमीटर का फासला तय किया और पुलिस चौकी पहुंच गई, लेकिन पुलिस वालों के सामने उसने कुछ नहीं कहा, खामोश रही। बच्ची की हत्या एक महिला ने की थी। जब पुलिस वालों ने गांव वालों से पूछा तो तब इस बात का पता चला कि गांव में 12 साल की बच्ची का कत्ल हुआ है। अब उस कातिल का नाम सुनिए, जिसने अपनी ही बेटी की बेरहमी से हत्या की थी।
माँ सुनाए मौत की लोरी। एक माँ ही अपनी लाडली की कातिल बन गई। वारदात के वक्त घर पर पूजा थी। 10 साल का छोटा भाई था और आरोपी माँ। पिता काम के सिलसिले में दिल्ली गए हुए थे, लेकिन पिता को भी नहीं पता था जब वो घर लौट कर आएंगे तो दुनिया ही उजड़ चुकी होगी। ये थाना भगवा क्षेत्र अंतर्गत कल शाम की देर शाम की ये घटना है। एक महिला ने अपनी 12 साल की पुत्री की कुल्हाड़ी मार के हत्या कर दी है और इसमें जो बच्ची है इसका पिता दिल्ली काम से गया हुआ था। दरअसल आरोपी महिला की मानसिक हालत कभी कभी खराब हो जाती है और सनक में उसने जो वहशीपन किया कि अब सिवाय आंसू और पछतावे के कुछ नहीं बचा। छतरपुर में नरेंद्र सिंह परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वो सिर्फ 1 साल की है, मम्मी पापा की राज दुलारी, लेकिन अब उस नन्ही गुड़िया को ना तो पापा प्यार करेंगे ना ही माँ लाड़ लड़ाएगी। मासूम बच्ची के मम्मी पापा दोनों को अस्पताल में एडमिट किया गया था। दोनों की मौत हो गई। वजह थी जहर। आखिर मौत की ये मिस्ट्री क्या है? पुलिस इस मिस्ट्री की तहकीकात कर रही है। न मां का आंचल, न पापा का प्यार। नन्ही परी को क्यों मिली सजा? क्यों खामोश हुई 2 जिंदगी? कलह में रिश्तों का द एंड। जहर, रिश्तों पर कहर। ये तस्वीर ही अब इस नन्ही परी के लिए मम्मी पापा की आखिरी यादें हैं। ना तो इस गुड़िया को मां की गोद नसीब होगी, ना पापा अब इसे लाड़ लड़ाएंगे। जिस मासूम बच्ची को पता ही नहीं उसके मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं रहे। रिश्तों में अनबन, कलह कि ये वो कहानी है जिसने मासूम बच्ची को वो जख्म दिया है जो थर्रा कर रख देता है। निवाड़ी का रहने वाला 24 साल का मोहित समाधिया, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था। जिंदा दिल, जिसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर बेटी के साथ कई तस्वीरें हैं। लेकिन एक जिंदा दिल पिता क्या ऐसा खौफनाक कदम उठा सकता है जिसने बच्ची के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? ये सवाल सबके जहन में कौंध रहा है। मोहित की पत्नी रेणुका भी ऐसा कैसे कर सकती है, ये सवाल भी। 6 बजे ने जहर खिलाया सर और 10 बजे ने हमको सूचना दी जब दोनों लोग खत्म हो गए। इनके सारे घर वालों ने उसको जहर खिलाया सर, दोनों लोगों को। आखिर हुआ क्या है? क्या दोनों का परिवार सदमे में है? दरअसल मोहित और रेणुका को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन दोनों की जान बचाई नहीं जा सकी। सल्फास खाने से दोनों की मौत हुई है। आखिर जहर की ये पहेली क्या है? ये लोग प्रतिदिन झगड़ा करते थे, तो उन्होंने कहा कि हम बाहर रहेंगे, तो इन लोगों ने जाने नहीं दिया। और उनकी दादी जो थी, किसने नहीं जाने दिया? इन लोगों के परिवार भर ने जहर खिलाया सर। जब हमारी बच्ची खत्म हो गई तब इन्होंने हमको सूचना दी 3 घंटे बाद। मृतक रेणुका के मायके वालों के मुताबिक दहेज के लिए बेटी को ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था। सुनिए ये इल्जाम। सर इन लोगों ने जहर खिला के उनको प्रतिदिन झगड़ा होता था और मांग करते थे ये पैसों की, हमने नहीं दे पाया था। 4 व्हीलर गाड़ी मांगते थे। 3 साल पहले मोहित और रेणुका की शादी हुई थी। दोनों की 1 साल की मासूम बेटी है। इधर पुलिस को खबर मिली थी मोहित और रेणुका ने जहर खा लिया, जिन्हें प्राइवेट अस्पताल में लेकर परिवार वाले गए थे, लेकिन दोनों की मौत हो गई। ये सूचना मिली कि पति पत्नी ने कल यहाँ पर अपने घर पे जो दनियाना मोहल्ला है वहाँ पर इन्हें जहर खाया। इनके परिजन इनको यथार्थ हॉस्पिटल में लेके गए थे। वहाँ से मृत घोषित कर दिया, तो इनके परिजन आज निवाड़ी में लेके आए। जिसकी सूचना हमें मिली तो हमने मर्ग कायम कर लिया है और अभी PM करा रहे हैं। जाँच में जो भी आता है उस आधार पर आगे की कार्रवाई। सवाल है कि क्या पारिवारिक कलह में मोहित और रेणुका के हंसते खेलते परिवार की खुशियां छीन ली? ऐसा कौन सा तनाव था जिसमें रिश्तों का अंत इतना दर्दनाक हुआ? निवाड़ी में हृदय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। साइबर फ्रॉड से अलर्ट करती हमारी ये रिपोर्ट देखिए आप। ठगी का वो नया तरीका जिसमें ना तो ओटीपी नंबर मांगा गया, ना ऐप डाउनलोड करवाया गया, ना ही लिंक पर क्लिक करवाया गया। एक अधिकारी को लगाया है नटवर लाल ने चूना। कैसे? जरूर देखिए खुलासा। यह है नटवर लाल का इमोशनल अत्याचार। ना ओटीपी की दरकार, ना लिंक देकर रुपए उड़ाएंगे, ना ऐप डाउनलोड करवाएंगे, वो मदद मांगकर चूना लगाएंगे। नटवर लाल का इमोशनल अत्याचार। ये ठगों की वो जमात है जिन्हें अपना उल्लू सीधा करने के तमाम तरीके आते हैं। शिकार को कैसे फंसाना है बेहद अच्छे से जानते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो ऐसे नटवर लाल के जाल में गरियाबंद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी आशीष तिवारी फंस गए। कैसे? ये अपने आप में हैरान है। अगर आप सोच रहे होंगे कि ठग ने ओटीपी मांगा होगा, तो इस केस में ऐसा नहीं हुआ। अगर आपको यह लग रहा होगा कि ऐप डाउनलोड करवाकर चूना लगाया गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना ही ऑनलाइन किसी कस्टमर केयर कंपनी का नंबर फरियादी ने तलाशा था, ना ही सेक्सटॉर्शन गैंग की कोई कहानी है। तो अब सुनिए उस फोन कॉल के बारे में जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी आशीष को आया था, जिसे सुनकर उनके होश ही उड़ गए थे। पालिका में अधिकारी हैं आशीष तिवारी। इन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज कराया है कि इनके पास एक अननोन नंबर से फ़ोन आया और उसने कहा कि यार मैं आपका फूफा जी बोल रहा हूँ, आपकी बुआ का एक्सीडेंट हुआ है और बहुत पैसे की ज़रूरी है। तो उसने जो है झांसे में लेकर के लगभग 70,000 रुपये उसको विभिन्न अकाउंट नंबर में जमा करवाए हैं। इसी पर जो है हम लोगों ने एक FIR 420 के तहत दर्ज किया है। आगे जो है इसकी विवेचना की जा रही है। होश इसलिए उड़ गए क्योंकि फोन करने वाले ने कहा ही कुछ ऐसा था। कॉल करने वाले ने बिल्कुल हैरान परेशान होकर कहा, बेटा तुम्हारा फूफा बोल रहा हूं। उसके बाद की चाल को समझिए। बुआ जी का एक्सीडेंट हो गया है। यहां तक कि यह भी कहा गया कि एक्सीडेंट के बाद बुआ जी कोमा में चली गई हैं। उसके बाद तो फरियादी को ना सोचने ना समझने का मौका मिला। इलाज के नाम पर महज 2 घंटे में 70,000 रुपए अकाउंट में ठग ने ट्रांसफर करवा लिए। उसके बाद QR कोड भी भेजा। एक्टिंग इतनी जबरदस्त थी कि फरियादी को समझ ही नहीं आया वो ठग की किस चाल में फंस रहे हैं। ऑनलाइन ठगी का जो कोशिश हमारी रहती है कि पैसे को तुरंत ब्लॉक करवा दिया जाए ताकि जो है तत्काल में प्रार्थी को राहत मिल जाए। लेकिन ये कंप्लेन चूंकि एक दिन बाद दिए तो इसमें ऐसा नहीं हो पाया। जब ठग ने और रुपए देने का प्रेशर डाला या कहें इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की, तो फरियादी को शक हुआ। जिन्हें ये लगा वो ठगी की वारदात का शिकार तो नहीं हो गए, और अब वो काम किया जो उन्हें सबसे पहले करना था। सीधे बुआ के घर कॉल किया। फिर समझते देर नहीं लगी, एक्सीडेंट वाली चाल ठग की ही थी। साथ ही साथ अवेयरनेस प्रोग्राम लगातार पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है कि किसी भी प्रकार का भी किसी के झांसे में मत आए, किसी लालच में, किसी दबाव में या किसी भी तरह के कोई अगर पैसे की मांग करता है तो आप उसको बिना तस्दीक करे इस प्रकार की कोई कार्य न करें। गरियाबंद की सिटी कोतवाली थाना पुलिस इस फ्रॉड के केस की तफ्तीश कर रही है। अगर आपको भी इसी तरह से कोई फेक कॉल आए तो पहले अपने उस रिश्तेदार से कॉल पर कंफर्म करें कि वो ठगी है या नहीं, और ऐसा करके ठगों के मंसूबों पर पानी फेर सकते हैं। गरियाबंद से शेख इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।